गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है टीजीटी साइंस की। कल किसी कारणवश मेरा वीडियो नहीं आ पाया, तो आज जो है हम अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। लिखा है यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 में जाता है। सपोज करो ये n बराबर 3 है हमारा और ये n बराबर 2 है, तो n बराबर 3 से 2 में आता है तो कितनी एनर्जी को रेडिएट करेगा ये पूछा है। तो हमारा फार्मूला होता है रेडिएशन एनर्जी जो होती है माइनस के 13.6 1/n² माइनस 1/n1²। तो ये फार्मूला इसमें पुट करते हैं तो कितना आता है माइनस के 13.6 1/4 माइनस के 1/9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 5/36। 4 से कट कर लो, 4 3 जा 12 बचा एक, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 27। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 4 जा 20 5 3 जा 15 टू 17 17/9 काटो, 17/9 काटेंगे तो ये 1.87 समथिंग कुछ आएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 1.9। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर, एक परमाणु का धनावेश रहता है तो कहाँ रहता है। नंबर ए है परमाणु पर चारों ओर विस्तृत रहता है। दूसरा है परमाणु के चारों ओर विस्तृत रहता है। नाभिक के चारों ओर, पहला है परमाणु के चारों ओर, फिर है नाभिक पर संकेंद्रित। यही है क्या बताया था, एक एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में हमारा क्या कह रहा है, 23 में कह रहा है द्वितीय कक्षा तथा प्रथम कक्षा द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात बताना है हमको, एरिया का अनुपात बताना है। तो एरिया के लिए फार्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, एरिया के लिए फार्मूला बता सकते हो। देखो मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें तुम्हें। तो सबसे पहले कौन सा है, द्वितीय कक्षा के लिए n बराबर 2 और प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1 है ना। तो यहाँ से रिलेशन बना लेते हैं। देखो तुम्हारा रेडियस क्या होता है, कक्षाएँ कैसी होती हैं, ऐसे होती हैं तो n बराबर 2, सपोज करो n बराबर 2 ये है और ये n बराबर 1 ये है, तो इनके बीच का क्षेत्रफल ये हमें पता लगाना है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, है ना। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें इसकी रेडियस निकालनी होगी। तो रेडियस के रेशियो में जो अनुपात होगा उसी को कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, जो रेडियस में अनुपात R2/R1। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस कैसे निकलेगा, जैसे सपोज करो एरिया लिख लेते हैं। तो एरिया 1 एरिया 2/एरिया 1। तो एरिया क्या होता है पाई R2² पाई R1², है ना। पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से अगर हम ये स्क्वायर काटें तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, है ना। तो हमसे क्या पूछा, एरिया में अनुपात पूछा है, तो ये रहने दो, ये जो है ये ऐसी रहने दो, स्क्वायर यहाँ रहने दो, ठीक है। तो एरिया में अनुपात पूछा है तो जो रेडियस में अनुपात होगा उसके स्क्वायर कर देंगे तो रेडियस में अनुपात एरिया में अनुपात आ जाएगा। तो पहले रेडियस में अनुपात निकाल लेते हैं। तो रेडियस में अनुपात क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या होता है फार्मूला n²/z। तो यहाँ से पता लगता है आर की वैल्यू n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, पहला क्या था n2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, n1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो ये 4/1 होगा, है ना। तो 4/1 हुआ तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया का अनुपात कितना आ जाएगा, ये तो रेडियस का अनुपात रहा तो एरिया का अनुपात हमारा आ जाएगा कितना 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16/1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 24 पे। 24 क्या कहता है हमारा, बताओ ज़रा, पढ़ो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ है AFMC। ये क्या होता है, ये आर्मी में जो मेडिकल लाइन होती है उसका एग्ज़ाम होता है। लिखा है ऊर्जा के बंडल क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं, पॉजिट्रॉन कहलाते हैं या प्रोटॉन कहलाते हैं। तो ऊर्जा के बंडल क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं और कहीं नीट जेई वाले क्वेश्चन करने लगो वो क्वेश्चन नहीं करने, ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं 25 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। और न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही आते हैं बहुत ज़्यादा। लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, ये इसकी n बराबर 1 में इसकी एनर्जी है। तो n बराबर 5 में पूछ रहा है तो फार्मूला क्या होता है 13.6 इंटू n²। तो यहाँ से कर लो 13.6
13.6 को 25 से डिवाइड करना है। 5 से कट करो, 5 5 जा 25, 5 से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 कितना बचा 36 हो गया। 5 7 जा 35 बचा 1, 5 2 जा 10, फिर 5 से कट करो, 5 5 जा 25, ठीक है, और 25 कितना बचा 2, 5 4 जा 20, आगे भी आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, तो हमारा कितना हो गया 5.4, कितना हुआ 5.4, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड बस, थोड़ा सा एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये वाला था ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया, 25 था ना, ठीक। आइए देखो, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 5.4। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 20 नंबर 6 पे बढ़ जाओ। 20 नंबर 6 क्या कहता है, ये तो फार्मूला है, ये तो कर लोगे। देखो क्या कह रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु के बोहर कक्षा में एक परिभ्रमण पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, ये तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसको याद कर लेना है, बिल्कुल हूबहू ये फार्मूला है और आता है पेपर में, इसे याद कर लेना है। क्या है 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन एन एच, यहाँ पर आर क्या है रेडियस है, ठीक है, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, पढ़ो। 8000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के विकिरण की ऊर्जा E1 है तथा 16000 एंगस्ट्रॉम के विकिरण की ऊर्जा जो है वो E2 है, तो दोनों के बीच संबंध बताना है। तो एनर्जी और उसमें रिलेशन क्या होता है, E बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ से पता लगा कि एनर्जी में और वेव लेंथ में, एनर्जी और वेव लेंथ में इन्वर्सली का रिलेशन है। तो यहाँ से हम एक फार्मूला बना सकते हैं, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 वो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, तो E1 अपॉन E2 क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 16000 और लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा 1 की वैल्यू हो जाएगी 8000, काट लो 3 जीरो ये कट गया, 8 दूनी 16, तो E1 की वैल्यू आ गई 2 इंटू E2, कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 क्या कहता है, देखो सुनो। 2.10⁻14 सेकेंड आवृत्ति की किरणें द्वारा प्रकाशित धातु से उत्सर्जित होने वाले फोटोन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ये है। तो मैक्सिमम काइनेटिक निकालना है, क्या हमको निकालना है, हमको देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति जानते हो क्या होता है, एक फार्मूला होता है तुम्हारा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन और प्लस देहली आवृत्ति। तो ये न्यू जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो ये फार्मूला हमको लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी दिया है इसमें गतिज ऊर्जा, तो उसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो, ठीक है। एच की वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻34 और न्यू की वैल्यू दे रखी है तो 2.2 इंटू 10⁻14 और माइनस का न्यू जीरो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻20। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको इसके नीचे लेके आएंगे, है ना। पहले तो ये ऐसे ही कट रहा है, सेम ही कट रहा है, उसके बाद में ये क्या -34 इसके नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो +34, तो कितना बचा 10⁻+ का 14, इधर क्या बचा 10⁻+ का 14 और इधर हमारा क्या था 2 इंटू 10⁻14 माइनस का न्यू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे, न्यू जीरो को इधर ले आएंगे, 2 इंटू 10⁻14 माइनस का 10⁻14, तो यहाँ से हम 10⁻14 कॉमन ले लेंगे, 2 - 1 मतलब 1, तो आंसर हमारा क्या आ गया, तो न्यू जीरो की वैल्यू आ गई 1 इंटू 10⁻14। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आई होप समझ में आ रहा है, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड,
आज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। 28 की तरफ, 28 हो गया, 29 की तरफ आ जाते हैं आज। अब आते हैं 29 की तरफ, है ना। देखो 29 क्या कहता है हमारा, 29 कह रहा है लाइमन के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सबसे छोटी तरंग, इसको याद कर लो, इसको एग्जाम में आप जल्दी नहीं कर पाओगे, इसको याद कर लो। छोटी तरंग दैर्ध्य लाइमन की होती है 911.7 एंगस्ट्रॉम होती है, इसको याद कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक 600 वाट मरकरी लैंप 331.3 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के मोनोक्रोमैटिक विकिरण उत्सर्जित करता है। लैंप से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या बतानी है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन बतानी है हमको। तो नंबर ऑफ फोटोन बताने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा कि दिए क्या है, पावर दी है, देखो पावर दी है, तो ये सब फार्मूला एक पता होगा तुमको, P बराबर क्या होता है W/T, ठीक है। और W को हम क्या कहते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है, बटे T। उसके बाद में एनर्जी बराबर क्या होता है H न्यू, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन है तो NH न्यू लिख सकते हैं अपॉन T, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा NH और न्यू को लिख सकते हैं C/λ, तो T/λ हो गया P। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, क्या है NHC/T इंटू लैम्डा। ये फार्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू इसमें रख दो, क्या है N की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, N की वैल्यू निकालनी है, तो ये फार्मूला कैसे इधर हो जाएगा, देखो मैं दोबारा बताता हूँ। P बराबर हो जाएगा हमारा NHC/T इंटू लैम्डा, तो यहाँ से N की वैल्यू हो जाएगी P इंटू T इंटू लैम्डा अपॉन H इंटू C, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू उठा के जो वैल्यू दे रखी है वो इसमें पुट कर दो। P की वैल्यू 600 वाट रख दो, T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू 1 सेकंड है, वो रख दो। उसके बाद में लैम्डा की वैल्यू कितनी है, ये है, और H की वैल्यू कितनी होती है, ये दे रखी है इसमें। और उसके बाद क्या है हमारा HC की वैल्यू, ये है 3.8 × 10⁻⁸। ये सारी वैल्यू रखने के बाद सीधे आंसर निकल के आ जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर C। इसको सॉल्व करके देखना, 100% आ जाएगा, मैंने करके देखा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की तरफ। 31 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31, देख 31 में हमें क्या बताना है। 31 कह रहा है एक फॉर्मूला दे रखा है, इसमें बताना है एक परमाणुवीय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की प्रत्येक रेखा के लिए तरंग संख्या NRH स्थिरांक है, N1 एंड N2 पूर्णांक है। तो इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है बामर सीरीज़ के लिए। ये बामर सीरीज़ है, सीरीज़ बहुत ध्यान से देखना है कौन सी सीरीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो पहला है हमारा, जब इनकी तरंगदैर्ध्य घटती है तब रेखाएं इस श्रेणी के एक केंद्र बिंदु पर मिलती हैं। तो बताओ ये बात सही है गलत है, बात सही है कि जब तरंगदैर्ध्य घटती है तो रेखाएं इस श्रेणी के एक केंद्र बिंदु पर मिलती है, ये बात सही है। उसके बाद है N पूर्णांक का मान 2 होता है, बामर श्रेणी के लिए 2 होता है, ये भी बात सही है। उसके बाद में कह रहा है इन रेखाओं की तरंग संख्या से हाइड्रोजन के आयनीकरण ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। इस पर डाउट है थोड़ा सा, इस पर डाउट है, अभी एक सेकंड इसको रोको। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो पहले थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है तुम्हारा, ये भी सही था, ये भी सही था, इस पर थोड़ा डाउट था। ये तरंगदैर्ध्य की सबसे लंबी रेखा n बराबर 3 को निरूपित करती है, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे लंबी रेखा n बराबर 3 को निरूपित करती है, और सबसे छोटी रेखा किसे निरूपित करेगी, N2 बराबर इन्फिनिटी को। सबसे छोटी रेखा, सबसे बड़ी रेखा N2 बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें पूछा है कौन से सही हैं, तो इसमें हमारा ये वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, तो ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 कौन सा है, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर है हमारा C। ये अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आ जाओ। 32 हमारा कह रहा है हाइड्रोजन परमाणविक स्पेक्ट्रम में कौन से संक्रमण की तरंगदैर्ध्य हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम के n बराबर 4 से n बराबर 2 संक्रमण की तरंगदैर्ध्य के समान होगी। तो ये बताना है हमको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी क्या निकाल लेते हैं, इसकी तरंगदैर्ध्य निकाल लो, इसकी लैम्डा कितना होगा। तो हीलियम प्लस का लैम्डा निकालने के लिए 1/λ क्या होता है, Z² R इंटू 1/N2² मतलब 4 और N1² 16, कितना हो गया 16 में से 4 गए 12, तो 12/16 R, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा Z की वैल्यू कितनी होती है, अब हीलियम प्लस दिया है, हीलियम हाई 2 में से 1 गया, Z कितना हो जाएगा हीलियम का 2,
तो 2 दूनी 4 ही हो गया हमारा, ठीक है। और आर की वैल्यू तो आर रख ही दिया है, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, मतलब 3 आर आ गया। तो 1/λ की वैल्यू 3 आर आ गई, 1/λ की वैल्यू आ गई 3 आर। तो यहाँ से लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1/3, ये वैल्यू लैम्डा की आ गई। अब कह रहा है इस इतनी ही तरंग दैर्घ्य होनी चाहिए, तो कौन सा हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो यूज़ कर लो। तो तुम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जो ई वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपके लिए। 1/λ इजकल टू Z² R 1/N2 की वैल्यू कितनी है 1, और इसकी वैल्यू है 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4, तो 3/4 R, ठीक है। और इधर हो गया हमारा Z² है ना, इजकल टू 1/λ, और उसका क्या आया था हमारा, उसका भी 3/4 ही आया था Z²। अगर इसको ना लगाया जाए तो, क्योंकि अगर इसको Z को लगाओगे तो 4 4 जो कितने होते हैं, 2 2 जो कितने होते हैं 4 4 4 4 कितना जाएंगे 16, 4 3 जो 12, 12/4 से 4 काट दो 3 आर आ गया। तो 1/λ की वैल्यू कितनी आ गई 3 आर आ गई, तो वहाँ भी 3 आर ही आ रही थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें तरंग दैर्घ्य जो होगी हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम में n बराबर 2 से n बराबर 4 से 2 के लिए इसके बिल्कुल सेम होगी, एग्जैक्ट होगी, ठीक है ना। समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ। देखो अब यहाँ से अगर हीलियम की इस रिलेशन में अगर लैम्डा निकालें तो लैम्डा की वैल्यू आती है 1/λ की वैल्यू आती है 3 आर, ठीक है। अब यही कंडीशन यहाँ फॉलो करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, तो यहाँ से भी 1/λ की वैल्यू कितनी आ रही थी 3 आर। तो ये वही कह रहा है कि किसके लिए तरंग दैर्घ्य जो है समान होंगी, तो इसके लिए समान होंगी, तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बढ़ते हैं 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणविक स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी में तृतीय रेखा, लाइमन श्रेणी में तृतीय रेखा और इसकी बामर श्रेणी की प्रथम रेखा से संबंधित आवृत्तियों का अनुपात बताना है। सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की तीसरी रेखा, तो तीसरी रेखा के लिए क्या होगा, तीसरी रेखा के लिए होगा n बराबर 4, क्योंकि पहली रेखा के लिए क्या होता है n बराबर 3 होगा ना इसमें, हाँ n बराबर 3 हो जाएगा, ठीक। अगला क्या कहता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की n बराबर 4 के लिए, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की तृतीयक रेखा, तो लाइमन श्रेणी की तृतीयक रेखा के लाइमन श्रेणी के लिए तो n1 बराबर कितना हो जाएगा 1, और n2 बराबर कितना हो जाएगा, n2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा तृतीयक रेखा n2 बराबर 3, प्रथम रेखा n बराबर 1 पे हो गई तृतीयक। अब इसको रख लेते हैं, इसको रखो, तो 1/λ कितना हो जाएगा, आवृत्तियों का अनुपात बताना है, तो 1/λ को ही तो आवृत्ति कहते हैं, ये आवृत्ति हो जाएगी। तो हमारा कितना हो जाएगा Z² R, तो Z² R ये हो जाएगा 1/N2² माइनस 1/N1², ये। और फिर हम हीलियम प्लस के लिए लगाएंगे, हीलियम प्लस के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, इसके लिए 3 3 जो 9 हो जाएगी, तो यहाँ 9 आर आ जाएगा, यहाँ 1 आर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर लिखेंगे, इसमें क्या पूछा है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा से संबंधित आवृत्ति, तो प्रथम रेखा इसकी कहाँ मिलेगी n बराबर 3 पे मिलेगी, तो 3 पे मिलेगी, तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे जब रेशियो निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको कट करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 3 3 9 और 1, ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है हमारा, बताओ 3/4 आएगा, ये आएगा 3/4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देख लेंगे, और अगर आंसर ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। फार्मूला मैंने बता दिया, वरना क्वेश्चन हमारे बहुत कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कक्षक की ऊर्जा नाभिक से दूर जाने पर बढ़ती है। देखो ये होता है नाभिक, अब सपोज दैट यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी ऊर्जा सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसमें कुछ ऊर्जा गेन करेगा तभी तो इसमें आएगा, तो इसका मतलब इस वाले की एनर्जी ज़्यादा है। तो वही कह रहा है कि नाभिक से दूर जाने पर घटती है, बढ़ती है, मतलब बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, बोहर त्रिज्या घटती है, सॉरी बोहर त्रिज्या रखती है, क्या चीज़ रखती है, धनात्मक मान रखती है, ऋणात्मक मान रखती है, क्या रखती है बताओ। तो बोहर जो त्रिज्या होती है वो धनात्मक मान रखती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, Rn बराबर होता है n² अपॉन Z, पॉजिटिव वैल्यू रखती है, तो धनात्मक मान रखती है।